होगी। कृषि, उद्यान, राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इस दौरान तो बड़ी जानकारी है। आज शाम उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, राज्य सचिवालय में होगी और बैठक में राज्य की नई खेल नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी शाम 5 बजे। विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में और उससे पहले बैठक होने जा रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, राजस्व से जुड़े प्रस्तावों पर, पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। विशाखा चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से कैबिनेट की बैठक यह हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को सुलझाने की जो कोशिश है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से की जा रही है। जिन मुद्दों पर लंबे समय से जो प्रस्ताव है वो लंबित है, जाहिर तौर पर फिलहाल प्रदेश की खेल नीति पर, जिसको लेकर पहले ही मुख्यमंत्री संकेत दे चुके हैं कि कोई बड़ा जो फैसला है, जो प्रस्ताव है खेल नीति को लेकर, वो बहुत जल्द लाया जा सकता है। तो हो सकता है इस कैबिनेट बैठक में राज्य की खेल नीति जो भी सुधारने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाए। और इसी के साथ कई जो अहम फैसले हैं, चाहे वो कृषि को लेकर हो, जिस तरह से विपक्ष अभी गन्ने के मूल्य को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है वो हो, या फिर अन्य जो चाहे पर्यटन का मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लगने की पूरी उम्मीद है। और मुख्यमंत्री धामी की फिलहाल यही कोशिशें हैं कि जिस तरह से गैरसैंण में अभी विधानसभा सत्र आयोजित होना है, उससे पहले जो भी विवादित मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, ताकि जो आखिरी सत्र है सरकार का वो बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो। उसी को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कैबिनेट बैठक में तमाम प्रयास होंगे कि ऐसे मुद्दे जो कि विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं या जनता की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ कमी किसी विभाग के अंदर है, तो उस विभाग की कमी को दूर किया जाए, चाहे वो खेल नीति को लेकर हो या फिर अन्य जो नीतियां हैं, चाहे वो पर्यटन की हो, देवस्थानम का जो मुद्दा है वो हो। ऐसे कई मुद्दे हैं फिलहाल राज्य के अंदर जिस पर इस कैबिनेट में कहीं ना कहीं फैसला हो सकता है। जी, यानी विशाखा, विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही पहले ही मुद्दों पर चर्चा होगी और उस दौरान रखे भी जाएंगे, यानी आगे की राहें आसान करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल यही जो स्थिति है वो यही है कि फिलहाल राज्य में कहीं ना कहीं क्योंकि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित होना है, तो राज्य सरकार फिलहाल मुख्यमंत्री धामी यही चाहते हैं कि फिलहाल जो भी मुद्दे हैं उसको पूरी तरह से सुधारा जाए, या फिर जो भी कमी सरकार की तरफ से किसी विभाग के अंदर चल रही है उसको दूर किया जाए। और फिलहाल इस कैबिनेट बैठक में तमाम मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ उनकी विधानसभा क्षेत्र से जो भी दिक्कतें हैं या जो मुद्दा उनके विधानसभा क्षेत्र में कहीं बना हुआ है, तमाम मुद्दों को मुख्यमंत्री के द्वारा सुना जाएगा, चर्चा की जाएगी और कई अहम प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। खेल नीति के प्रस्ताव पर पूरी आशंका है कि प्रस्ताव लाया जाएगा कैबिनेट बैठक के अंदर, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री की तरफ से संकेत दिए जा चुके हैं कि जो अगली कैबिनेट बैठक होगी उसमें खेल नीति के ऊपर राज्य के युवाओं को अवसर देने के लिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्रस्ताव राज्य सरकार लेकर आएगी। चलिए विशाखा, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं सीएयू की पैरवी के बाद सोमवार देर शाम बीसीसीआई ने एक बार फिर नई मतदाता सूची जारी करते हुए उत्तराखंड को मतदान का अधिकार दे दिया है। 21 तारीख को जारी की गई सूची में 30 नाम थे, जबकि 22 तारीख की शाम को बोर्ड के चुनाव अधिकारी AK ज्योति की ओर से जो लिस्ट जारी की गई उसमें 31वां नाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से महिम वर्मा का जोड़ा गया। हालांकि यूपीसीए और झारखंड को चुनाव अधिकारी ने मताधिकार का अधिकार नहीं दिया है। रविवार शाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी किए गए मतदाता सूची में सीएयू की ओर से मतदाता के तौर पर भेजे गए सचिव महिम वर्मा का नाम नहीं होने पर हंगामा मच गया। इसके लिए हर कोई सीएयू सचिव महिम वर्मा और अध्यक्ष ज्योति सिंह गुंसोला की कार्यशैली पर उंगली उठाने लगा। 4 दिसंबर को बीसीसीआई को होने वाली एजीएम और गवर्निंग काउंसिल चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल बनाया गया है। इस सूची के खिलाफ सीएयू के कार्यवृत्त कोषाध्यक्ष महिम वर्मा
और उत्तराखंड युवा संगठन के गोपाल सिंह गैलाकोटी ने सीएयू में जारी कथित भ्रष्टाचार और मनमानी की शिकायत बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी से की। यही वजह रही कि चुनाव अधिकारी ने 21 नवंबर को जारी सूची में सीएयू का नाम हटा दिया। अब 22 तारीख को जारी सूची में महिम वर्मा का नाम 31वें मतदाता के रूप में जोड़ दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी ने 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक मतदाता सूची को 4 बार बदला है। तो आखिरकार उत्तराखंड एसोसिएशन को जगह मिल गई है, 31वें नाम जोड़ा गया है। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर रावत ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की भेंट पर तंज किया और कहा कि इस्तेमाल बारूद से धमाके की उम्मीदें नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है और राज्य हित में सभी को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। तो उत्तराखंड के दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई। तो विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं एक बार फिर। विशाखा, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई, क्या मायने इस तस्वीर के निकाले गए? हालांकि हरक सिंह रावत की तरफ से भी बयान सामने आया है। अब जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत की और हरीश रावत की मुलाकात हुई है और अलग अलग मायनों में राजनीतिक जो अर्थ हैं वो इस तस्वीर के, उनकी मुलाकात की तस्वीर के निकाले जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब हरक सिंह रावत से इस तस्वीर के मायने पूछे गए और कहा गया कि क्या राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो इस तस्वीर के पीछे हो सकती है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तस्वीर के मायने देखती है, तो जाहिर तौर पर उनके द्वारा यही कहा गया कि राज्य छोटा है, आपस में एक दूसरे को राजनीति के परे रहकर भी मिलना जुलना चाहिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों के निशाने पर कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत अपने समय पर रहे हैं, तो उन्होंने उसको लेकर कहा कि जो इस्तेमाल बारूद है उससे कहीं ना कहीं धमाके की जो उम्मीद है वो नहीं हो सकती। यह तंज जाहिर तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत दोनों के लिए था और हरक सिंह रावत का यह बयान फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और जिस तरह से चुनावी जो सियासत है उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं उसको गर्माहट देने का जो कार्य है वो इस तस्वीर के बाद हरक सिंह रावत का बयान जाहिर तौर पर कर रहा है। और फिलहाल जो कल मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत की हुई उसको लेकर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं हैं कि हरीश रावत के द्वारा प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं से मिलने का, लेकिन यह जो मुलाकात है वो उस प्रयास में कहीं नजर नहीं आती है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि बड़ा जो कार्यकाल है उन्होंने राज्य को एज ए मुख्यमंत्री दिया है, तो कहीं भी जो असंतुष्टि की करिए की जो खबर है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से नहीं होनी चाहिए। हरीश रावत से उनके मिलने का जो पृष्ठभूमि है वो कहीं भी असंतुष्टि नजर नहीं आती, ये राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है। जी, क्या दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ बयान सामने आया है विशाखा? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल दोनों मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान था वो सामने आया था कि त्रिवेंद्र रावत के द्वारा कहा गया कि जो मुलाकात थी वो अचानक हुई और कोई पहले से तय जो मुलाकात थी वो हरीश रावत के साथ उनकी नहीं हुई है, वो एक अचानक से जो मुलाकात है वो हुई है और एक राजनीति से परे रहकर दोनों ने एक दूसरे के स्वास्थ्य का हाल जाना, उनकी तरफ से यह जो बयान है या कहिए कि जो क्लैरिफिकेशन है वो इस मुलाकात को लेकर दिया गया है। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, रात को ठंड बढ़ने लगी है और ठंड का तापमान बढ़ने लगा है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, ठंड का ओस से ठंडक में इजाफा हो गया है। तो रात में जो ओस गिर रही है उससे ठंडक में इजाफा होता नजर आ रहा है। वहीं देहरादून में यानी दून में 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है तापमान। तो ठंड बढ़ने लगी है उत्तराखंड में और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ठंड का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो राजधानी देहरादून में रात को ओस बढ़ने से ठंडक में इजाफा होने लगा है। ज्यादातर इलाकों में रात को अच्छी खासी ओस गिर रही है। वहीं दून में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया और सुबह के समय भी अच्छी खासी ठंड देखने को मिली है उत्तराखंड में।
तो मौसम विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मैदानी क्षेत्रों में ओस और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बढ़ जाएगा। तो ठंड बढ़ने लग गई है, तो रात को ठंड बढ़ रही है और ठंड का तापमान बढ़ने लगा है। हालांकि सुबह भी देखी जा रही है जो ओस पड़ रही है उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों में और भी असर देखने को मिलेगा, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बढ़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक आमतौर पर नवंबर में इस समय मैदानी क्षेत्रों में पाला और कोहरा बढ़ जाता है और इससे मौसम में ठंडक में बढ़ोतरी होने लगती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में पाला भी गिरने लगा है। तो ऐसे में अगले कुछ दिन उत्तराखंड में भारी रहने वाले हैं, ठंड बेहद अधिक बढ़ने वाली है। वहीं दून की बात करें तो 15 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है। ठंडक कितनी बढ़ गई है, रात की जो ओस गिर रही है सुबह भी उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मैदानी इलाकों में भी कोहरे को देख रहे हैं, लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। तो मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका, असर दोनों जगह देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ठंडक, तापमान बढ़ती हुई नजर आएगी। आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। देवस्थानम बोर्ड बंद करने को लेकर विरोध तेज हो गया है। तो चारधाम तीर्थ पुरोहितों का ये बड़ा ऐलान आया है। देवस्थानम बोर्ड बंद करने को लेकर विरोध तेज कर दिया गया है। चारधाम तीर्थ पुरोहितों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आज मंदिरों के आवासों का घेराव करेंगे। 27 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने फिर से एक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 23 नवंबर को चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारी यमुना कॉलोनी स्थित मंत्रियों के आवासों का घेराव करेंगे। इसके अलावा 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाकर देहरादून में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। बड़ी जानकारी है, देवस्थानम बोर्ड बंद करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की तरफ से अब विरोध तेज कर दिया गया है। लंबे समय से विरोध चल रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया था कि 30 अक्टूबर तक इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन डेट आगे बढ़ गई है। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा लंबे समय से उत्तराखंड में चल रहा है और अब कहा जा रहा है कि तीर्थ पुरोहित अपने आंदोलन को, विरोध को और तेज करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा इस समय उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बनकर उठ रहा है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर कहीं न कहीं तीर्थ पुरोहित लगातार नाराज चल रहे हैं और अब एक आंदोलन की राह उन्होंने पकड़ ली है। और साफ तौर पर आज देखने में आएगा कि आज मंत्रियों के जो आवास है यमुना कॉलोनी में उनका घेराव किया जाएगा और वहीं तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान भी कर दिया है कि 27 नवंबर को वो एक तरीके से काला दिवस मनाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित हैं वो लगातार उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है और अब सड़कों पे भी उनकी नाराजगी आ गई है, क्योंकि सोनिका अभी तक जो तीर्थ पुरोहित थे वो कहीं ना कहीं अभी दबे बोल से ही विरोध जता रहे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आने लगे हैं और साफ तौर पर बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्योंकि आपने अभी 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों का नाराज होना बीजेपी को एक बड़ा झटका उत्तराखंड में लग सकता है और इसकी जो खामियाजा है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वही सोनिका ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश उत्तराखंड में लगातार कर रही है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार राजनीति भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। धनराज, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और कुछ ही दिनों में विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है, तो उससे पहले यानी तीर्थ पुरोहित दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार पर, क्योंकि किसान आंदोलन का हमने देखा जैसे ही धनराज वापस लेने के ऐलान किए गए 3 कृषि कानून, देवस्थानम बोर्ड की तरफ से भी तेज कर दी गई है मांग। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आपने देखा कि खेती बिल को लेकर लगातार किसान विरोध जता रहे थे और उसको वापस भी लिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो विरोध का ही नतीजा है कि जो केंद्र सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ा है और साफ तौर पर वो कृषि बिल वापस ले लिए गए हैं। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब तीर्थ पुरोहित भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा सत्र भी नजदीक है और कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थ पुरोहित पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यदि देवस्थानम बोर्ड
को भंग नहीं किया गया था, वो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में बीजेपी को एक कड़ी टक्कर देंगे और कांग्रेस को वोट करने का फैसला करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, यदि देवस्थानम बोर्ड को लेकर चुनाव तक नाराज रहते हैं और बीजेपी नहीं मना पाती है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ सकता है 2022 के चुनाव। धनराज, 27 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्या रूपरेखा इसके लिए तैयार की गई है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से 27 नवंबर का ऐलान किया है तीर्थ पुरोहितों ने कि उसको काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो उसके लिए रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली है कि वो काली पट्टी बांध कर कहीं ना कहीं एक तरीके से सचिवालय की ओर कूच करेंगे और सचिवालय कूच करते हुए वो काली पट्टी बांधेंगे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं विरोध अपना साफ तौर पर जाहिर करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद जताई है उन्होंने कि कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव से पहले यानी कि विधानसभा सत्र से पहले तो उसको कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसकी उम्मीद भी सिर्फ पुरोहितों ने जताई है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है यदि चुनाव से पहले ये भंग नहीं किया जाता है तो चुनाव में बड़ा खामियाजा बीजेपी को उसका भुगतना पड़ेगा। ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल 7000 से ज्यादा उप प्रधानों जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा, ये जानकारी सामने आई है। वहीं उप प्रधानों का मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड सरकार की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई है। 7000 से ज्यादा उप प्रधानों जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। वही जानकारी के मुताबिक 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा उप प्रधानों का मानदेय, और जिला पंचायत अध्यक्षों का 10,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में 7,791 उप प्रधानों सहित कई अन्य पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय जल्द बढ़ेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में गढ़वाल मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिक पंचायती राज विभाग की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उप प्रधानों का मानदेय अब 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 14,000 और उपाध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,800 किया जाएगा। धनराज गर्ग एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, सीएम की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि मानदेय को बढ़ाया जाएगा अब, तो क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि जो 2022 तक चुनाव है उससे पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जो वर्ग है सभी को साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई, स्वरोजगार योजनाएं चलाई, प्रधानों का मानदेय बढ़ाया गया, आशा कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया गया और अब उप प्रधानों का और जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है घोषणा, उसकी कर दी है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि आज कैबिनेट बैठक भी है, तो कहीं ना कहीं इसमें फैसला आ सकता है। और जो मानदेय बढ़ाया गया है उसमें साफ तौर पर जो उप प्रधान है उनको 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए मानदेय उनका कर दिया गया है, और साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं या पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका 10,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2022 का चुनाव है उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब एक बैठक जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी, तो उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए थे कि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहीं ना कहीं गाँवों तक जोड़ने का सरकार को काम करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं, उनको गाँवों तक पहुंचाने का काम जिला पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं। सोनिका, धनराज, बढ़ाने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन कब से मिलना शुरू हो जाएगा? 22 से पहले या 22 के बाद? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा कर दी है और आज कैबिनेट बैठक भी है, तो कहना कहीं आज उसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि कैबिनेट में आने के बाद ही उस फैसले को पूर्ण माना जाता है, और अब जब वो फैसला पूर्ण हो जाएगा तो कहना कहीं 2022 से पहले मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानों को 2022 से पहले ही मिलना मानदेय जो बढ़ावा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहना कहीं इससे 2022 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि जब प्रधान ही एक ऐसे होते हैं, प्रधान और उप प्रधान हो या फिर जिला पंचायत प्रतिनिधि हो, वही सीधे सरकार से जोड़ने का काम गांव को करते हैं, और गांव के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रधान के कहने पर ही वोट जरूर डालते हैं। सोनिका,
ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों को 15,000 रुपए की कीमत का एक स्मार्ट टैबलेट मिलेगा। टैबलेट से छात्रों को पढ़ाई करने में सहायक होगा। टैबलेट में केवल ज्ञान पोर्टल ही अपलोड किया जाएगा, जिसका खर्चा प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। टैब का वितरण दिसंबर में किया जाएगा। तो उत्तराखंड के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्ययनरत सभी छात्रों के लिए घोषणा की है। दरअसल 15,000 रुपए की कीमत का एक स्मार्ट टैबलेट छात्राओं को दिया जाएगा, जिससे वो पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके। कोरोना काल में देखा गया किस तरीके से बच्चों के लिए जो माध्यम सामने आया वो ऑनलाइन रहा, लेकिन बहुत वर्ग ऐसा रहा जिनके बच्चों के पास ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने के लिए टैबलेट या मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं थे। अब ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। टैबलेट में ज्ञान पोर्टल को अपलोड किया जाएगा और इसका खर्चा प्रदेश सरकार ही वहन करेगी। दिसंबर के आसपास टैब को वितरण किया जाएगा। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई है। तो कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगी है 2022 को लेकर के पदयात्रा निकाली गई है और इस पदयात्रा में हरीश रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस में नेता जमीन से पैदा होते हैं, ये हरीश रावत की तरफ से कहा गया और बीजेपी में थोपे जाते हैं। ये पदयात्रा के दौरान ये बयान दिया गया है हरीश रावत की तरफ से। तो कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है, यात्राएं निकाली जा रही है। कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली गई और इस पदयात्रा के दौरान हरीश रावत की तरफ से जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि कांग्रेस में नेता जमीन से पैदा होते हैं और बीजेपी के नेता थोपे जाते हैं। तो हरीश रावत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर के हरीश रावत लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है उत्तराखंड में। दरअसल उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस तमाम कोशिश कर रही है एक बार फिर सत्ता में वापस लौटने की, क्योंकि जो इतिहास रहा है उत्तराखंड का, एक बार कांग्रेस की सत्ता और एक बार बीजेपी की सत्ता। तो इस बार पूरी रणनीति बनाई जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से और कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है 2022 में सत्ता में काबिज होने की। और हरीश रावत जो लगातार एक्टिव मोड में है, तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो उत्तराखंड चुनाव को लेकर के पूरी रणनीति बन गई है, लगातार हुंकार भरी जा रही है, लोगों के बीच पहुंचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और कहा गया है कि 2022 में दावा भी किया जा रहा है सत्ता में काबिज होंगे। हालांकि देखना होगा 2022 में क्या परिणाम रहते हैं, जनता जनार्दन है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं उत्तराखंड की जनता के साथ और महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल, फिलहाल इन मुद्दों को लेकर के लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है कांग्रेस। और पदयात्रा के दौरान ये बड़ा बयान दिया गया है कि कांग्रेस में नेता जमीन से पैदा होते हैं, वहीं बीजेपी में थोपे जाते हैं। हरीश रावत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ हुंकार भर चुकी है और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि 2022 में देखना होगा कि क्या परिणाम रहते हैं, क्योंकि नतीजे जनता के हाथों में हैं। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।